अभी हम सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करते हैं। हम देख लेते हैं कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसमें जो हमारा पीएमएस का सिलेबस है ना, वो कंपैरेटिवली अगर हम पंजाब, सिंध और केपी के, क्योंकि उसका सिलेबस मैंने देखा हुआ है इसलिए उसी का ज़िक्र कर रही हूँ, तो उसका काफ़ी ज़्यादा ओवरलैपिंग सिलेबस है। बहुत कम है ऐसा जो डिफरेंट है। बलूचिस्तान का मुझे नहीं पता। अच्छा, अब इसके सिलेबस पे आ जाते हैं तो सिंपल इसका सिलेबस जो है वो हमने जो टॉपिक्स यहाँ पर कवर करने हैं अभी हम वो डिस्कस करने लगे हैं, जो ड्यूरिंग सेशन हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे फिलॉसफी एंड इट्स स्कोप। इसमें क्या आ जाती है फिलॉसफी, उसका का जो रिलेशन है विद डिफरेंट डायमेंशंस, साइंसेस है, रिलीजन है, उसकी ब्रांचेस हैं, ये चीजें देखेंगे। फिलोसॉफिकल मेथड्स हैं। फिलोसॉफिकल मेथड जो है वो आज ही हम स्टार्ट करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि फिलोसॉफिकल मेथड किसे कहते हैं। फिलोसॉफिकल मेथड में हमारे पास सबसे पहले जो सबसे ओल्डेस्ट और सबसे ज्यादा अडेप्टिव मेथड है वो है सोक्रेटिक मेथड, जो कि सोक्रेटिस ने दिया था। उसके बाद इंडक्टिव मेथड है जो कि दो फिलोसफर्स ने दिए थे, जो कि हमारे सिलेबस में शामिल है। वो उसमें आ जाता है बेकन और मिल। उसके बाद हमारा आ जाता है डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड दो फिलोसफर्स का है, एरिस्टोटल और डेकार्ट का। उसके बाद डायलेक्टिकल मेथड है हेगल का, और फेलिबिलिस्टिक मेथड है पोपर का। सो दीज आर दी मेथड जिसको हम कह सकते हैं कि मेथड टू सर्च फॉर फिलोसफी, जो कि अभी हम देखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। अभी हम सिर्फ सिलेबस को देख रहे हैं। उसके बाद आ जाती है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी बेसिकली कहते हैं कि हाउ टू एक्वायर नॉलेज। इट्स अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी। तो इसमें कुछ हमारे पास फिलोसफीज हैं, हमने उसको देखना है। तो इसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है रैशनलिज्म। रैशनलिज्म के तीन फिलोसफर्स हैं, प्लेटो, डेकार्ट और स्पिनोजा। ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है, तो ये तीनों हम कवर करेंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है एम्पीरिसिज्म। एम्पीरिसिज्म में लॉक, बर्कले और ह्यूम ने अपनी फिलोसफी दी थी, ये कवर करेंगे। उसके बाद हमारा कांट ने दिया था ट्रांसडेंटल आइडियलिज्म या ट्रांसडेंटलिज्म, ये भी कवर करेंगे। उसके बाद हमारा है इंट्यूशनिज्म बाय बेर्गसन। सो दीज आर द एपिस्टेमोलॉजिकल डोमेन्स जो कि हमने ड्यूरिंग सेशन कवर करनी है। उसके बाद हमारी आ जाती है ओंटोलॉजी। ओंटोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी जिससे दिस इज द सर्च फॉर रियलिटी। और इसमें हमने किस किस की फिलॉसफी देखनी है। सबसे पहले हमारा है आइडियलिज्म, जिसमें प्लेटो का सब्जेक्टिव आइडियलिज्म है और बर्किले का प्लेटो का ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म है और बर्किले का सब्जेक्टिव आइडियलिज्म है। उसके बाद हमारा लॉक का रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म है और कार्ल मार्क्स का डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है। उसके बाद हमारी थर्ड ब्रांच है फिलोसफी की, जो कि है एथिक्स। एथिक्स में हमने मोरालिटी की डोमेन देखनी है, और मोरालिटी में हमारे कुछ फिलोसफर्स ने जो फिलोसफी दी थी जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा है, उसमें हमारी आ जाती है एरिस्टोटल की वर्च्यू एथिक्स, मॉरल एब्सोल्यूटिज्म बाय कांट, यूटिलिटेरियनिज्म बाय मिल, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज हैं हॉब्स एंड जॉन क्रॉल्स की। तो ये इंशाल्लाह कवर करेंगे। उसके बाद हमारे मुस्लिम थिंकर्स हैं जो कि ये सीएसएस के हैं सारे। अल फराबी, इब्न सीना की पॉलिटिकल थॉट है, फिलोसॉफिकल थॉट है। उसके बाद अल गजाली की भी पॉलिटिकल फिलोसॉफिकल दोनों थॉट्स हैं। इब्न रुश्द की फिलोसॉफिकल थॉट है, इब्न खल्दून की पॉलिटिकल थॉट है, शाह वलीउल्लाह की फिलोसॉफिकल और पॉलिटिकल थॉट दोनों हैं, और इकबाल की फिलोसॉफिकल और पॉलिटिकल थॉट्स दोनों हैं। उसके बाद कुछ हमारी कंटेम्परेरी फिलोसॉफिकल मूवमेंट्स हैं जो हमने कवर करनी है। उसमें एग्जिस्टेंशियलिज्म आ जाता है। एग्जिस्टेंशियलिज्म दो फिलोसफर्स ने दिया था, जिसमें हेजकर और सार्त्रे हैं। उसके बाद प्रेगमेटिज्म है। प्रेगमेटिज्म के तीन फिलोसफर्स कवर होंगे, पियर्स, जेम्स और ड्यू। उसके बाद हमारा न्यू प्रेगमेटिज्म है जो कि रिचर्ड रोटे ने इंट्रोड्यूस करवाया था। ही इज द ओनली वन हु हैज इंट्रोड्यूस्ड न्यू प्रेगमेटिज्म, तो इसको कवर करना है। उसके बाद पोस्ट मॉडर्निज्म के तीन फिलोसफर्स हैं, जिसमें हमारे ल्यूटार्ड, फौकॉल्ट और डेरिडा आ जाते हैं। अब इसमें अगर जिक्र करें ना कि ओवरलैपिंग, अगर हम बात करें कि कहाँ कहाँ ओवरलैपिंग हमें नजर आती है, सो ये फौकॉल्ट, डेरिडा पॉलिटिकल साइंस में भी है। उसके बाद सार्त्रे पॉलिटिकल साइंस में भी है। यहाँ से हमारे जितने भी फिलोसफर्स हैं, इब्ने रुश्द को निकाल कर और इब्ने सीना को निकाल कर बाकी सारे के सारे पॉलिटिकल साइंस में है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी यहाँ पर हमारी हॉब्स और रोल्स दोनों की पॉलिटिकल साइंस में। यूटिलिटेरियनिज्म ऑफ मिल भी हम वहां पर है। मोरल एब्सोल्यूटिज्म ऑफ कांट भी पॉलिटिकल साइंसेज में। उसके बाद यहाँ पर डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म बाय मार्क्स, ये भी वहां पर है। और यहाँ पे हेगल का डायलेक्टिकल मेथड भी वहां पर है। ये सारा जो है वो हमारा ओवरलैपिंग है विद पॉलिटिकल साइंसेस, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि पीएमएस के सिलेबस के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हमने कवर करना है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट है फ्रॉम सीएसएस सिलेबस। जिसमें हमारी वेस्टर्न फिलोसफी के सिर्फ दो ही टॉपिक्स हैं। ये पीएमएस पंजाब की बात हो रही है, सिर्फ दो ही टॉपिक्स हैं, जिसमें नित्जे है और लॉजिकल पॉजिटिविज्म एक मूवमेंट है कंटेम्प्रेरी, वो है। उसके बाद मुस्लिम फिलोसफी के कुछ थोड़े ज्यादा टॉपिक्स हैं जो कि हमें कवर करने पड़ेंगे यहाँ पर फ्रॉम पीएमएस पंजाब, जिसमें हमारी सबसे पहले आ जाता है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ थियोलॉजिकल थॉट इन इस्लाम।
उसके बाद मूज़िलाइट्स वर्सेस अशराइट्स की थॉट है और उसके बाद सूफ़ीज़्म है, वहदतुल वजूद का कॉन्सेप्ट है। ये अगर हम बात करें तो ये वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद का कॉन्सेप्ट जो है इट्स ओवरलैपिंग विद पाकिस्तान अफेयर्स। उसके बाद हमारा रिलीजियस ये तीनों जो हैं वो हमारी कंटेम्परेरी इस्लामाइज़ेशन मूवमेंट्स हैं जिसमें हमारी रिलीजियस मॉडर्निज़्म, रिलीजियस फंडामेंटलिज़्म एंड इस्लामाइज़ेशन ऑफ नॉलेज है। सो इंशाल्लाह ये सारे के सारे सीएसएस का कंप्लीट सिलेबस है और ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि पीएमएस के हम इंशाल्लाह इस सेशन में कवर करेंगे। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछें फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। दिस सब्जेक्ट इट्स अबाउट फिलॉसफी। अच्छा अहमद का मुझे मैसेज आया है कि आवाज़ बहुत स्लो है तो इज़ इट स्लो फॉर ऑल या फिर सिर्फ अहमद के साथ कुछ इशू है? तो मुझे इस चीज़ का आंसर क्लियर है वॉइस? ओके। सो नो क्वेश्चन सो फार सो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। फिलोसॉफिकल मेथड से हम स्टार्ट करें। टेक्निकली हमें स्टार्ट जो है वो लेना चाहिए फिलोसफी की इंट्रोडक्शन से, लेकिन उसमें ये है कि बहुत सारी ओरिएंटेशन क्लासेस में वही पढ़ाया जाता है, तो आई थॉट कि कुछ डिफरेंट किया जाए। इसलिए मैंने जो है वो डिसाइड किया कि हम फिलोसॉफिकल मेथड से स्टार्ट करेंगे। सो फिलोसॉफिकल मेथड की मैंने आपको पहले थोड़ी-सी ओवरव्यू दे दिया है। अब हम यहाँ जो है वो आगे चलते हैं। ओके, सो व्हाट इज़ अ फिलोसॉफिकल मेथड? फिलोसॉफिकल मेथड बेसिकली अगर हम इसको बहुत ही सिंपल वर्डिंग में कहें तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ डूइंग फिलॉसफी। सो बेसिकली यहाँ पर जो फिलोसॉफिकल मेथड्स हैं, ये कहा जाता है कि ये सारे के सारे इसलिए दिए गए थे टू सर्च फॉर फिलॉसफी। कोई भी फिलॉसफी या फिलोसॉफिकल थ्योरी देने के लिए, कोई फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए या किसी फिलॉसफी को सर्च करने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए? फिलोसॉफिकल मेथड्स इस्तेमाल करने चाहिए। सो डिफरेंट फिलोसफर्स ने डिफरेंट मेथड्स दिए थे और उनके मुताबिक वही मेथड जो है वो मोस्ट सूटेबल हैं टू सर्च फॉर फिलॉसफी। स्पेसिफिकली अगर हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं तो दिस इज द डेफिनेशन द फिलोसॉफिकल मेथड कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक अप्रोच यूज्ड बाय philosophers to explore and understand fundamental questions about life, knowledge, reality and ethics. सो ये एक वेल डिफाइंड डेफिनेशन है हमारे पास फिलोसॉफिकल मेथड की। सो बेसिकली ये यहाँ पर जो उन्होंने कहा अबाउट लाइफ, नॉलेज, रियलिटी एंड एथिक्स। सो फिलॉसफी एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट लाइफ, नॉलेज, रियलिटी, एथिक्स इस तरह की डोमेन्स को टच कर रही होती है, इस तरह की डोमेन्स को आंसर कर रही होती है जो कि क्वेश्चंस साइंस आंसर नहीं कर सकती, जो कि क्वेश्चन हमारे एथिक्स या हमारी जो है सोशल साइंसेस, साइंटिफिक साइंसेस आंसर नहीं कर सकती, वो आंसर करती है फिलॉसफी। सो वो किस तरह की है, लाइफ, रियलिटी इन सब चीज़ों में बात करेगी और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास फिलोसॉफिकल मेथड से आएँगी। अब हम जो है वो देख लेते हैं कि मेरिट्स ऑफ फिलोसॉफिकल मेथड्स क्या हैं, फिर हम स्पेसिफिक फिलोसॉफिकल मेथड की तरफ जाएँगे। अब यहाँ पर कहा जाता है कि हम फिलॉसफी जो है वो ड्यूरिंग फिलोसॉफिकल मेथड के थ्रू हम एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, सर्चिंग कर रहे हैं फॉर फिलॉसफी। सो उसका हमें फ़ायदा क्या होगा अगर हम फिलोसॉफिकल मेथड यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर ये मेरिट्स जो हैं बेसिकली फिलॉसफी के भी हैं और फिलोसॉफिकल मेथड के भी हैं। क्रिटिकल थिंकिंग जब कोई फिलोसॉफिकल मेथड को फॉलो करता है तो उसका माइंड जो है वो क्रिटिकली थिंक करना स्टार्ट करता है। क्रिटिकल थिंकिंग से ये मुराद है कि उसकी एनालाइजेशन पावर, उसकी वैल्यूएशन पावर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। उसका मेंटल लेवल जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ जाएगा, जो कि चीज़ों को कीनली ऑब्जर्व कर सकता है, जो कि चीज़ों को कीनली इवेल्युएट करके और बेहतर तरीके से लाइफ को एक्सप्लेन कर सकता है, एथिक्स को एक्सप्लेन कर सकता है और नॉलेज को एक्सप्लेन कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास फिलोसॉफिकल मेथड का मेरिट है लॉजिकल रीजनिंग। सो वंस अ पर्सन इज फॉलोइंग अ स्पेसिफिक फिलोसॉफिकल मेथड ही इज इनटू लॉजिकल रीजनिंग। कभी भी कोई ऐसा जो स्पेसिफिक पर्सन है जो कि फिलोसॉफिकल मेथड को यूज नहीं कर रहा, सो ही मे नॉट बी फॉलोइंग अ लॉजिकल रीजनिंग। लेकिन जो फिलोसॉफिकल मेथड को फॉलो कर रहा है और जो फिलोसॉफिकल मेथड
को अप्लाई कर रहा है किसी भी स्पेसिफिक चीज़ पे, वो हमेशा लॉजिकल रीज़निंग देगा। सो यहाँ पर हमारी डेवलपमेंट ऑफ आर्गुमेंट्स हो रही है जो कि ऑलवेज़ वैलिड होंगे और लॉजिकल होंगे। विदाउट रीज़न या विदाउट सॉलिड फाउंडेशन हमारी नॉलेज नहीं होगी, उसकी कोई भी हमारी आर्गुमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से ये मुराद है कि जब फिलोसॉफिकल मेथड को हम फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमने लॉजिकल डिराइव करने हैं, वहाँ पे हमारी क्रिटिकल थिंकिंग आ गई है। सो ये क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल रीज़निंग दोनों चीज़ें हमें किस तरफ लेके जाएँगी? हमें एक बेहतर कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जाएँगी। जब हमारी क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल रीज़निंग होगी, तो हम कॉन्सेप्ट को ज़्यादा बेहतर तरीके से, क्लियर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे, जो कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं हमारे, जो कि साइंस या सोशल साइंसेज़ या फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हमें जो डिलीवर नहीं कर सकती, वो कॉन्सेप्ट्स हमें यहाँ पर बेहतर क्लैरिटी के साथ अंडरस्टैंडिंग होगी। नेक्स्ट है हमारे पास फिलोसॉफिकल मेथड्स को फॉलो करने से ओपन माइंडेडनेस बढ़ती है। अब किस तरीके से ओपन माइंडेडनेस बढ़ती है? तो यहाँ पर फिलॉसफी की जब हम बात करते हैं, अगर आपको फिलॉसफी का ओवरव्यू पता हो, तो फिलॉसफी इज़ ऑलवेज़ ओपन टू क्वेश्चन्स एंड ऑलवेज़ ओपन टू आंसर्स। फिलॉसफी में कभी भी क्रिटिसिज्म को रिजेक्ट नहीं किया जाता। फिलॉसफी हमेशा कोई अगर रिबट कर रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करती है और उसपे सर्चिंग करती है। सो दिस इज़ हाउ कि फिलॉसफी को ओपन माइंडेडनेस कहा जाता है। लेट्स से कि अगर मैं आपको यहाँ पर एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि फिलॉसफी में बहुत सारी ऐसी हमें हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जो कि रिलिजन के अगेंस्ट रहेंगे। स्पेसिफिकली अगर हम अपनी बात करते हैं, वी आर मुस्लिम्स, सो मुस्लिम्स के अगेंस्ट होते हैं। लेकिन हमें वहाँ पर ओपन माइंडेडनेस से काम लेना है, क्योंकि हम फिलॉसफी के सब्जेक्ट में हैं, तो यहाँ पर हमें बेहतर आइडियाज़ और को एक्सप्लोर करना है। तो बेहतर आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने के लिए सबसे पहले हमें क्या एक्सेप्ट करना है कि हमें ओपन माइंडेडनेस करनी है। कभी भी हमारे पे क्रिटिसिज़्म होगा तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। रिबटल आएगा तो हम उसे एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे विदाउट लॉजिक, ये नहीं कहेंगे कि जो हम कह रहे हैं वही ठीक है। अगर कोई हमारे अगेंस्ट बात कर रहा है, हमें उसे एक्सेप्ट करके सर्च करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। जिसमें वो कहते हैं कि फिलोसॉफिकल मेथड में जो भी कोई अप्लाई करता है, कोई भी थ्योरी को सर्च करने की कोशिश कर रहा है, वो ही इज़ ऑलवेज़ इनटू इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। हाउ? क्योंकि यहाँ पर फिलॉसफी जो है वो कभी भी एक डोमेन की बात नहीं करती, फिलॉसफी सेवरल डोमेन्स को टच कर रही होती है, फिलॉसफी सेवरल डोमेन्स पे सर्चिंग अलाउ करती है। तो जब कोई बंदा फिलॉसफी सर्च कर रहा है या फिलॉसॉफिकल मेथड को फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स कि ही इज़ इनटू इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। वो डिफरेंट डोमेन्स को टच करेगा, डिफरेंट क्वेश्चन अराइज़ होंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस को आंसर करेगा। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि फिलॉसॉफिकल मेथड को अप्लाई करने के लिए टू सर्च फॉर फिलॉसफी हमें इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शंस बनाने की ज़रूरत होती है। किस तरीके से? जैसे कि फिलॉसफी के कनेक्शंस हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हमारी साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, रिलिजन, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पर जब कोई फिलॉसॉफिकल मेथड को सर्च कर रहा होगा, तो वो ये भी ध्यान में रखेगा कि हमें इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शंस बनाने हैं और उनको एक्सप्लोर करना है। तो जो फिलॉसॉफिकल मेथड को पढ़ रहा है या उसको अप्लाई कर रहा है, उसके पास ज़्यादा नॉलेज होगा अबाउट इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शंस। नेक्स्ट हमारे पास है मीनिंग एंड पर्पस। दिस इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ फिलॉसॉफिकल मेथड। सो बेसिकली हम अपनी लाइफ का, अपनी मोरल एक्जिस्टेंस का, अपनी सोसाइटल नॉर्म्स का मीनिंग एंड पर्पस सर्च करने के लिए फिलॉसॉफिकल मेथड्स को अंडरस्टैंड करते हैं और उन्हें अप्लाई करते हैं इनटू आवर लाइफ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे फिलोसॉफिकल मेथड्स कौन-कौन से होते हैं। ये हमने ऑलरेडी देखे हैं, लेकिन हम इसके बारे में दोबारा बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो मेथड है फिलोसॉफिकल मेथड्स टू सर्च फॉर फिलॉसफी फॉर अ प्रोसेस ऑफ डूइंग फिलॉसफी, क्या था? सोक्रेटिक मेथड। सोक्रेटिक मेथड सबसे ज़्यादा फेमस है और अडैप्टिव है, जो कि सोक्रेटिस ने दिया था। सेकंड हमारे पास है इंडक्टिव मेथड्स, जो कि बेकन और मिल ने दिए थे। बेकन का है, बेकन के मेथड को बेकोनियन मेथड कहा जाता है और मिल के मेथड को 5 एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ मिल कहा जाता है। उसके बाद डिडक्टिव मेथड्स 2 लोगों ने दिए थे, जिसमें एरिस्टोटल है और डेकार्ट है। एरिस्टोटल के मेथड को एरिस्टोटल साइलोजिस्टिक मेथड कहा जाता है और डेकार्ट के मेथड को डेकार्ट डिडक्टिव मेथड या कार्टेशियन मेथड कहा जाता है। उसके बाद हेगल ने डायलेक्टिकल मेथड दिया था और कार्ल पॉपर ने फिलिब्लिस्टिक मेथड दिया था। सो दीज़ आर द लिस्ट ऑफ फिलोसॉफिकल मेथड्स जो कि हमने कवर भी करने हैं, एंड दीज़ आर द मोस्ट पॉपुलर फिलोसॉफिकल मेथड्स। लोग मोस्टली फिलोसोफर्स जो हैं वो यही प्रोसेस यूज़ करते हैं to search for philosophy या philosophical theories। अब हम आ जाते हैं सोक्रेटिक मेथड पे। एज़ द पिक्चर शोज़, सोक्रेटिस
वाज़ ऑलवेज़ ओपन टू क्वेश्चन्स। जैसे कि मैंने आपको कहा फिलॉसफी इज़ ऑलवेज़ ओपन टू क्वेश्चन, इसी तरीके से सोक्रेटिस भी ऑलवेज़ ओपन टू क्वेश्चन्स था। सोक्रेटिस की एक एकेडमी थी जिसमें वो पढ़ाता था और वो एक फॉर्मल एकेडमी थी इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग वो सबको अलाउ करता था कि वो वहाँ पर एकेडमी में आएँ और ओपन फॉर डिस्कशन होती थी, कोई भी डिबेट वहाँ पे की जाती थी और हर किसी को अलाउ किया जाता था कि वो उस डिबेट में अपनी पार्टिसिपेशन कर सकता है। सो दिस इज़ द पिक्चर जो डिपिक्ट कर रही है कि सोक्रेटिक मेथड किस तरीके से था, लोग आए हुए हैं, वो अपने-अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ दे रहे हैं, अब क्वेश्चनिंग हो रही है और यहाँ पे आंसर्स दिए जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ सोक्रेटिक मेथड? जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि सोक्रेटिक मेथड क्या होता है कि वो उसका मेथड ये था कि वो ओपन टू डिस्कशन था। अकेडमी में अपने डिफरेंट लोगों को अलाउ करता था कि रैंडमली कोई भी आ सकता है। वहाँ पर सिर्फ फॉर्मल लोग अलाउ नहीं है, वहाँ पे इनफॉर्मली लोग जो कि एडमिशन भी नहीं हुआ हुआ, वो भी आ सकते थे अकेडमी में। सोक्रेटिक मेथड की डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो दी सोक्रेटिक मेथड इज एन इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड अप्रोच टू फिलोसॉफिकल इंक्वायरी दैट इन्वॉल्व्स यूजिंग अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन टू स्टिमुलेट क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनकरेज इंडिविजुअल्स टू एग्जामिन देयर बिलीव्स एंड assumptions। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मोस्ट अडैप्टिव है और मोस्ट फेमस है, इस वजह से ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड भी है। और यहाँ पर होता क्या है कि एक क्वेश्चन इनिशिएट किया जाता है, क्वेश्चन का आंसर जब कोई देता है तो उसमें लूप होल फाइंड आउट किया जाता है। ये मैं आपको प्रोसेस पूरा बता रही हूँ। उसपे लूप होल फाइंड आउट किया जाता है और अगेन एक क्वेश्चन अराइज़ किया जाता है। फिर क्वेश्चन अराइज़ होता है, उसका आंसर दिया जाता है, फिर उस क्वेश्चन में लूप होल फाइंड आउट करके एक नया क्वेश्चन अराइज़ होता है। नया क्वेश्चन अराइज़ होके फिर से उसका आंसर दिया जाता है एंड द चेन गोज़ ऑन। इसी तरीके से क्वेश्चनिंग में एट द वेरी एंड एक फिलोसॉफिकल थ्योरी हम सर्च कर लेते हैं। दिस इज़ द सोक्रेटिक मेथड। सोक्रेटिक मेथड को 2 और तरह से डिफाइन किया जा सकता है जिसमें हमारा है द सोक्रेटिक डायलेक्टिकल मेथड इज़ अ सर्च फॉर द प्रॉपर डेफिनिशन ऑफ अ थिंग दैट विल नॉट परमिट रेपुटेशन अंडर सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम डेफिनेशन किसी चीज़ की सर्च कर रहे हैं, तो एट द एंड उसको करेक्ट डेफिनेशन समझा जाएगा जिसके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाया जा सकता, जिस पे कोई सोक्रेटिक क्वेश्चन मज़ीद नहीं किया जा सकता। उसको एक डेफिनेशन समझी जाएगी जो कि एक प्रॉपर एंड क्लियर डेफिनेशन होगी, फाइनल डेफिनेशन होगी। फिर सोक्रेटिक मेथड को ये भी कहा जाता है कि इट इज़ अ मेथड ऑफ डेवलपमेंट, एलुसिडेशन एंड प्रिसिजन ऑफ डेफिनिशन, कॉन्सेप्ट और आइडिया थ्रू डायलॉग्स। थ्रू डायलॉग्स हम एक डेफिनिशन को डेवलप भी कर रहे हैं साथ-साथ, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक आंसर दिया जाएगा, उसमें से लूप होल फाइंड आउट किया जाएगा, लूप होल में से नेक्स्ट एक क्वेश्चन किया जाएगा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन में फिर लूप होल फाइंड आउट किया जाएगा, उसको क्लेरिफाई। एक डेवलपमेंट हो रही है। डेफिनिशन ऐसे नहीं है कि एक पर्सन ने पूछा है कि व्हाट इज़ सोक्रेटिक मेथड, दूसरे ने डिफाइन कर दिया। उसमें से क्या चल रहा है, एक कंटीन्यूअस प्रोसेस चल रहा है जिसमें स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट ऑफ डेफिनिशन हो रही है, साथ ही साथ उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है और एट द वेरी एंड एक क्लियर एंड क्लियर एंड कट डेफिनेशन तक पहुंचा जाएगा। अब जो सोक्रेटिक मेथड है उसकी लेटर्स होती हैं। उसकी क्या लेटर्स होती हैं, ऑलरेडी मैंने आपको एक एक्सप्लेन तो कर दिया है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमने क्या करना होता है, एक क्वेश्चन रेज करना होता है कि लेट्स से यहाँ पर पूछा जाएगा कि व्हाट इज लाइफ। तो एक सेकंड थिंकर होगा जो कि क्या करेगा, सेकंड लेटर करेगा, अप्लाई करेगा, जिसमें होगा प्रपोजिंग अ डेफिनेशन। वो डिफाइन करेगा कि लाइफ क्या है। अब उसमें होगा क्या कि लेट्स से कि कोई कहते थे कि लाइफ इज हैप्पीनेस। तो यहाँ पर वो या फिर वो सिंपल कह देगा कि लाइफ इज ब्रीदिंग या हैप्पीनेस, इस तरह का कोई भी डेफिनेशन वो आंसर कर देगा। तो होगा क्या, कोई ना कोई उसकी डेफिनेशन को रीबट करेगा और यहाँ पर वो कहेगा कि हैप्पीनेस, ओनली हैप्पीनेस इज नॉट लाइफ। तो वो कहेगा कि कैसे हैप्पीनेस इज नॉट लाइफ। वो कहेगा कि इफ यू आर हैप्पी बट यू आर नॉट हेल्दी, सो आर यू हैप्पी। तो ये रिबटल था। फिर क्या होगा कि उस मजीद उस डेफिनेशन को मॉडिफाई किया जाएगा। किस तरीके से मॉडिफाई किया जाएगा कि यहाँ पर मजीद वो ये कह सकता है कि हैप्पीनेस विद हेल्प इज लाइफ। तो क्या होगा, फिर उससे सवाल किया जाएगा कि इफ यू आर हैप्पी एंड यू आर हेल्दी बट यू डू नॉट हैव ऑनर इन अ सोसाइटी, सो आर यू हैप्पी। तो इस तरीके से रिबट किया जाएगा। तो फिर एक नई डेफिनेशन आएगी जिसमें वो कहेगा कि मे बी लाइफ इज बीइंग हैप्पी एंड हेल्दी एंड विद ऑनर। जो चेन है वो चलती रहेगी और एट द वेरी एंड एक डेफिनेशन आएगी जो कि क्लियर होगी। ये है लेटर्स ऑफ सोक्रेटिक मेथड।
अब हम देखते हैं कि इसको प्रॉपर्ली कि इसके क्या-क्या स्टेप्स होंगे। सोक्रेटिस की यहाँ पर मैंने एक कोटेशन मेंशन की हुई है जिसमें वो कहता है विज़डम बिगिन्स इन वंडर। इसमें सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो होगा क्वेश्चनिंग। तो सोक्रेटिक मेथड हमेशा स्टार्ट कहाँ से होता है? क्वेश्चनिंग से स्टार्ट होता है, जो कि किसी डिस्कशन को इनिशिएट करेगा। वो क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका आंसर ऑलरेडी सर्च्ड हो। जैसे कि अगर हम आज बात करें ना, तो आज कोई बंदा हर साइंस को जानता है कि अगर आज ये पूछा जाए कि व्हाट इज एटम, तो बहुत सारे लोगों को पता है कि व्हाट इज एटम। तो इस चीज पे डिस्कशन नहीं होगी। डिस्कशन हमेशा उस चीज पे होगी जो कि एक न्यू डिस्कशन स्टार्ट होगी, एक न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट होना चाहिए, इनिशिएशन ऑफ आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो स्टार्ट की जाएगी एक डिस्कशन जिसपे क्रिटिकल थिंकिंग की जाएगी। उसके बाद जो है वो क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एग्जामिनिंग असम्पशंस। लेट्स से एक क्वेश्चन किया गया है और सामने बैठे 10 लोग हैं जिसमें से 3 लोगों ने आंसर किया है। उन तीनों की जो असम्पशंस हैं उनको एनालाइज किया जाएगा कि उन्होंने किस हद तक ठीक जवाब दिया और किस हद तक गलत जवाब दिया है। उसके बाद क्या होगा कि उनके असम्पशन एग्जामिन करने के बाद चैलेंजिंग आइडियाज किस तरह हैं? जो 3 लोगों ने जवाब दिया है उनके आइडियाज जो हैं उनको चैलेंज किया जाएगा। वो सोक्रेटिस डायरेक्टली खुद भी चैलेंज कर सकता है और जो बाकी वहां पर 7 लोग बैठे हैं उनमें से भी कोई चैलेंज कर सकता है। वो यहाँ पर जस्टिफाई करेंगे कि हाउ, अगर वो कह रहे हैं कि स्पेसिफिक पर्सन ए की असम्पशन गलत है, तो वो जस्टिफाई करेंगे कि हम एक पर्सन ए की असम्पशन को गलत क्यों कह रहे हैं। उसके बाद है सीकिंग क्लैरिटी। सीकिंग क्लैरिटी किस तरीके से है कि किसी ने यहाँ पर जो है ना वो चैलेंज कर दिया किसी के आइडिया को, उसने जस्टिफाई कर दिया। जब जस्टिफाई किया गया तो उसमें मजीद एलिगेशन लगाए जाएंगे। अगर उसमें एलिगेशन नहीं होते तो हम यहाँ पर चीजों को क्लियर करेंगे किस तरीके से कि कोई एलिगेशन नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये फाइनल डेफिनेशन है। लेकिन अगर मजीद उसमें कोई एलिगेशंस लग सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन आ सकता है उस स्पेसिफिक पर्सन ने जो जस्टिफिकेशन दिया उसमें, तो अगेन इसमें क्या होगा कि उसको मज़ीद क्लैरिफ़ाई किया जाएगा। उसके बाद अनकवरिंग कॉन्ट्राडिक्शंस। कॉन्ट्राडिक्शंस किस तरीके से कि डिफरेंट लोगों के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। तो जब किसी ने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं, तो यहाँ पर देखा जाएगा कि लोगों के कॉन्फ्लिक्ट ना हो आपस में। लोगों के कॉन्फ्लिक्ट हुए बगैर लॉजिकली उनको आंसर करना है कि किस तरीके से उनके बिलीफ्स रॉन्ग है। कि लेट्स से कि कोई कह देते हैं ना कि काली बिल्ली रास्ता काटने से दिन बुरा गुजरता है, तो हम उसको लॉजिकली रॉन्ग प्रूव करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम उसको डायरेक्टली जो है वो कह देंगे कि तुमने गलत कहा है, तुम झूठ बोल रहे हो, इस तरह नहीं। तो तरीके से विद लॉजिक हम उसको गलत कहेंगे। उसके बाद वो कहता है सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या चीज़ है? तो यहाँ पर वो कहता है कि अब हमने जो है ना वो अपनी थॉट्स को खुद एनालाइज़ करना है। सारा स्टेप्स गुज़र गए हैं, हमारी थॉट्स, हर बंदा जो है वो अपनी थॉट्स को ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन जो कि ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, उस पे क्लैरिफ़ाई करेगा कि क्या मेरी थॉट्स जो मैं सोचता था या मेरे जो पुराने बिलीव्स थे, वो ठीक थे या गलत थे। और जब बंदे को पता चल जाएगा कि जो सारे थॉट्स मैं जिन पे यकीन करता आया हूँ और लोगों ने उनको जस्टिफाई करके गलत प्रूफ कर दिया है, तो वो अपने बिलीव्स को रीबट करेगा एंड अराइविंग एट नॉलेज। अराइविंग एट नॉलेज क्या है कि फाइनल नॉलेज पे हम पहुंच गए हैं। अब हमें यहाँ पर जो है ना वो क्लियर कट डेफिनेशन मिल गई है, जो कि प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए। फिर वो कहता है कि अराइविंग एट नॉलेज इज नॉट अ फाइनल सब्जेक्ट। ये अल्टीमेट गोल जरूर था, लेकिन यहाँ पर जो है वो हम अभी भी ओपन माइंडेड हैं, अभी भी हम क्वेश्चनिंग के लिए ओपन है। अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो वो क्वेश्चन कर सकता है। अगर किसी को लगता है कि अभी भी यहाँ पर लूप होल है, तो वो लूप होल को क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टेक्निक्स क्या हो सकती हैं सोक्रेटिक मेथड की। सोक्रेटिस की अगेन यहाँ पर मैंने एक कोटेशन लिखी हुई है, स्पीक सो आई मे सी यू। जिस जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोक्रेटिस इज ऑलवेज ओपन टू क्वेश्चंस एंड आंसर्स, डिस्कशंस के लिए ओपन है। तो यहाँ पर वो कहता है कि जब तक आप बोलेंगे नहीं, आपके थॉट्स क्लेरिफाई नहीं होंगे, आपके थॉट्स विजुअलाइज नहीं होंगे। सो वंस अ पर्सन स्पीक्स, तो उसकी पर्सनैलिटी, उसके बिलीव्स शो होते हैं, रिप्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से उसके बिलीव्स जब रिप्रेजेंट किए जाएंगे, तभी उसके अंदर करेक्शन लाई जा सकती है, तभी उसको ये बताया जा सकता है कि उसके थॉट्स में क्या लूप होल्स थे। अब क्या क्या यहाँ पर जो है ना वो टेक्निक्स यूज होती हैं, एक सेकेंड। हाँ, दो इसकी टेक्निक्स हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा मेथोडोलॉजिकल डाउट और दूसरा है कन्वर्सेशनल मेथड। मेथोडोलॉजिकल डाउट बेसिकली क्या है? यहाँ पर जो है ना वो कोई एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट होगा हमारे पास जिस पे डाउट किया जाएगा।
या उसकी डेफिनेशन पे डाउट किया जाएगा कि ये डेफिनेशन जो है वो क्लियर नहीं है। एक डेफिनेशन मौजूद है हमारे पास या एक स्पेसिफिक पर्सन ने डेफिनेशन दी है किसी भी चीज़ की, हैप्पीनेस की या लाइफ की या एथिक्स की, मोरालिटी की, व्हाटसोएवर किसी की डेफिनेशन दी है, तो उसको डाउट किया जाएगा कि ये करेक्ट नहीं है। क्यों डाउट किया जाएगा? उसको इसलिए डाउट किया जाएगा ताकि उस पे क्वेश्चन अराइज़ किए जाएँ, ताकि उसमें से लूप होल्स फाइंड आउट किए जाएँ। उस पे क्वेश्चन अराइज़ किया जाएगा और फिर क्या होगा कि क्वेश्चन अराइज़ होगा, उसके बाद उसको क्लेरिफ़ाई करने का की कोशिश की जाएगी, उसको क्रिटिकली एग्ज़ामिन किया जाएगा, जो कि असम्पशन्स होंगी, उस पे डिफरेंट लोग अपने-अपने ओपिनियंस देंगे और देखा जाएगा कि वो ठीक थी या नहीं थी। अगर वो उसमें जो भी लूप होल्स थे उनको क्लेरिफ़ाई करके और एंड पे उसको वैलिडिटी के साथ प्रूव करेंगे और एक बेहतर डेफिनिशन जो कि अपग्रेड हो चुकी होगी अब, जिसमें से लूप होल्स एक्सट्रैक्ट हो चुके होंगे, वो डेफिनिशन जो है वो अराइव हो जाएगी। नेक्स्ट है कन्वर्सेशनल मेथड। कन्वर्सेशनल मेथड इज मोर लाइक डायलेक्टिकल मेथड, जिसमें वो कहता है कि यहाँ पर जो है ना वो थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस होगा। जैसे कि एक पर्सन ए ने एक स्टेटमेंट दी है जिसको कंसीडर किया जाएगा कि ये थीसिस है, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एक पर्सन ए कह दे कि लाइफ इज हैप्पीनेस, तो दूसरा पर्सन जो है ना वो उसमें से कह दे कि नो, लाइफ इज नॉट हैप्पीनेस, लाइफ इज हैप्पीनेस विद हेल्थ। तो जो थर्ड पर्सन है वो जब ये थीसिस था हैप्पीनेस वाला और एंटीथीसिस क्या था, लाइफ इज हैप्पीनेस विद हेल्थ। उसके बाद मजीद उसमें जो है ना वो लूप होल्स फाइंड आउट होंगे, मजीद उसमें चीजें ऐड होगी, तो एक थर्ड स्टेटमेंट बनेगी, जिस थर्ड स्टेटमेंट को सिंथेसिस कहा जाएगा, जो कि रिकंसिलिएशन होगी ऑफ थीसिस एंड एंटीथीसिस। तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि लाइफ इज हैप्पीनेस विद ऑनर विद हेल्थ। सो यहाँ पर एक आइडिया को मजीद डेवलप किया गया, फिर उसको मज़ीद डेवलप किया गया, तो जैसे-जैसे डेवलप होता जाएगा, एक थीसिस होगा, पर्सन ए ने जो कहा होगा, दूसरे पर्सन जो कहेगा वो एंटीथीसिस होगा और तीसरा पर्सन जो इन दोनों की बातों को रिकंसाइल करेगा, वो क्या होगा? सिंथेसिस होगा। अब हम देख लेते हैं सोक्रेटिक मेथड के सेलिएंट फीचर्स। यहाँ पर सोक्रेटिस कहता है कि इट इज बेटर टू चेंज एन ओपिनियन देन टू परसिस्ट इन अ रॉन्ग वन, जिसमें वो अपने आप को भी कह रहा है कि जैसे कि लोग रेजिस्टेंट होते हैं, वो कहता है कि अगर आप फिलोसॉफिकल मेथड को अप्लाई करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अगर आप फिलोसफी को सर्च करना चाहते हैं, आप रियलिटी को सर्च करना चाहते हैं, आप लाइफ को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, सो यू मस्ट बी ओपन टू चेंज। सो ये कहता है कि ये बेहतर है कि हम अपनी ओपिनियन को चेंज कर लें, जब इससे बेहतर है कि हम एक रॉन्ग बिलीफ पे सारी ज़िंदगी गुज़ार दें, उससे बेहतर है कि हम अपने बिलीफ्स को चेंज कर दें। सो इसलिए ये डिस्कशन हमेशा करता रहता है और अगर इसको लगे कि कोई वैलिड रीज़न दे के मेरे आइडियाज़ को भी चेंज कर रहा है, तो वो अपने आइडियाज़ को हमेशा चेंज करने की एक्सेप्टेंस रखता है, कभी भी अपने आइडियाज़ को चेंज करने से रिफ्यूज़ नहीं करता। अब हम देख लेते हैं इसके सोक्रेटिक मेथड के फीचर्स। सबसे पहले इसको मिमेटिक अप्रोच या इंटेलेक्चुअल मिडवाइफरी अप्रोच कहा जाता है। अब मिडवाइफ किसे कहते हैं? मिडवाइफ कहते हैं, प्लीज डोंट राइट, आई कैन सी योर नेम। ओके, सो मिडवाइफ इज काइंड ऑफ अ नर्स, जो कि अगर आप लोगों को पता ही होगा मिडवाइफ क्या होती है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स विलेजेस में मौजूद होती है, जो हमारे सिटी एरियाज है वहां पर मौजूद नहीं होती। ये कहता है कि जिस तरीके से सोक्रेटिक मेथड, जिस तरीके से एक मिडवाइफ चाइल्ड डिलीवर करवाती है, उसी तरीके से सोक्रेटिक मेथड जो है वो थॉट्स डिलीवर करवाता है। सोक्रेटिक मेथड जो है वो एज अ इनिशिएटर या एक्सिलरेटर रोल प्ले करता है इन डिलीवरिंग द थॉट्स। ये एक क्लियर एंड कट आइडिया जो है वो एक्सट्रैक्ट करता है फ्रॉम द अनकॉन्शियस माइंड। उसके बाद वो कहता है कि जो सोक्रेटिक मेथड है ना वो इट एक्ट्स लाइक बोथ डिडक्टिव अप्रोच भी और इंडक्टिव अप्रोच भी। सोक्रेटिक मेथड जो है वो हमें दोनों तरह से अप्लाई हो सकता है, जिसमें हम जो है वो यूनिवर्सल ट्रुथ्स भी सर्च कर सकते हैं। डिडक्टिव मेथड इज फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल एंड डिडक्टिव मेथड इज फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। डिडक्टिव मेथड से ये मुराद है कि कोई हमें स्पेसिफिक चीज पता है, कि लेट्स से कि हम एग्जांपल दे देते हैं, कि स्पेसिफिक चीज पता है कि हमें पता चल गया कि एक क्रो है जो कि ब्लैक है। तो ये स्पेसिफिक नॉलेज थी हमारे पास कि एक बर्ड के बारे में थी। फिर हम एक यूनिवर्सल ट्रुथ की तरफ पहुंचेंगे, किस तरीके से कि हम दूसरे क्रोज को भी एग्जामिन करेंगे और हम देखेंगे कि वो भी ब्लैक हैं। क्रो 2 को देखा, क्रो 3 को देखा। सवेरा जफर, डोंट डू दैट अगेन।
सो हम क्रो 2 को देखा, क्रो 3 को देखा तो हमें पता जहाँ से चला कि ऑल क्रोज़ आर ब्लैक। सो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। सोक्रेटिक मेथड हमें ये बताता है कि हम फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल भी जा सकते हैं और जनरल टू स्पेसिफिक। ये डिडक्टिव अप्रोच थी। अब इंडक्टिव अप्रोच क्या है कि फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जिसमें वो कहता है कि हमारे पास जनरल एक परसेप्शन है कि मैन इज़ मॉर्टल। उसके बाद हमें ये पता है कि सोक्रेटिस इज़ अ मैन, तो हम यहाँ से क्या डिड्यूस करेंगे? हम यहाँ से ये इंड्यूस करेंगे कि सोक्रेटिस इज़ मॉर्टल, यानी कि हम यहाँ पर एक जनरल स्टेटमेंट जो थी मैन इज़ मॉर्टल से स्पेसिफिक स्टेटमेंट तक आए हैं कि सोक्रेटिस इज़ मॉर्टल, ठीक है? तो ये हमारे पास एक इंडक्टिव अप्रोच की तरह भी एक्ट करता है और डिडक्टिव अप्रोच की तरह भी एक्ट करता है। उसके बाद वो कहता है कि इसका एक इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि ये एक्टिव एंगेजमेंट लेकर आता है। किस तरीके से? क्योंकि इट्स ओपन टू डिस्कशन, तो ये अलाउ करता है पार्टिसिपेंट्स को कि वो डिस्कशन में इन्वॉल्व हों, कोलैबोरेट करें और एक हेल्दी इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करता है सोक्रेटिक मेथड। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि सोक्रेटिक मेथड का हमने देखा कि ये सेल्फ अफर्मेशन, सेल्फ रियलाइजेशन करवाता है, तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि ये सेल्फ डिस्कवरी भी करवाता है। ये हमें अलाउ करता है कि हम अपने ही थॉट्स को, अपनी ही रीजनिंग को खुद एनालाइज करें। हम देखें कि लोगों के बिलीव्स क्या हैं और उनकी बेसिस पे अपनी थॉट्स को एनालाइज करें। और उस एनालिसिस से हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हम जो सारी जिंदगी से जिन चीजों पे बिलीव करते आए हैं, वो चीजें ठीक थी या नहीं थी। तो ये हमें अलाउ करता है अपनी थॉट्स को एनालाइज़ करने का, अपने रीज़न्स को एनालाइज़ करने का और हमारे जो थॉट्स हैं उनका डायरेक्ट आंसर देते हैं। नेक्स्ट है कि ये क्रिटिकल थिंकिंग इंड्यूस करता है जिसमें हम अलाउ करता है कि हम अपने ही बिलीव्स को एग्ज़ामिन करें, अज़्यूम करें, दूसरों के असम्पशन्स को देखें, उनमें लूप होल्स फाइंड आउट करें और हमारी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ की तरफ लेके जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये हमें पर्सपेक्टिव की एक्सप्लोरेशन करवाता है। किस तरीके से? जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिलॉसफी इज़ नॉट कन्फाइन्ड टू फिलॉसफी ओनली। ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है जिसमें हम रिलिजन, साइंस, सोशल साइंसेज़ और डिफरेंट चीज़ों को देखते हैं। तो इस तरीके से हम एक स्पेसिफिक आइडिया की डिफरेंट अप्रोचेज़ को सर्च कर सकते हैं, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स देख सकते हैं और यहाँ पर जो सोक्रेटिक मेथड है, वो तो ऑलवेज़ ओपन टू डिस्कशन है। तो उसमें क्या होगा कि डिफरेंट लोग अपने व्यू पॉइंट्स दे रहे हैं, तो हम यहाँ पर डिफरेंट डोमेन सर्च कर सकते हैं। क्योंकि the number of minds involved in a discussion, the number of ideas extract from a discussion. So यहाँ से जब सोक्रेटिक मेथड अप्लाई किया जाएगा तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ पीपल को अलाउ कर रहे हैं कि वो इन्वॉल्व हुए डिस्कशन में, तो हमें नंबर ऑफ आइडियाज और नंबर ऑफ पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे एक ही आइडियाज के जो कि हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि ये एक ओपन एंडेड इंक्वायरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोक्रेटिक मेथड का जो लास्ट स्टेप है अराइविंग एट नॉलेज, उसके बाद भी सोक्रेटिस अलाउ करता है कि हम मज़ीद क्वेश्चंस के लिए एक्सेप्टेंस रखते हैं अभी भी। अभी भी अगर कोई क्वेश्चन लेके आएगा तो टॉपिक ऑलवेज़ ओपन है। तो ये एक ओपन एंडेड इंक्वायरी है। अराइविंग एट नॉलेज के बाद भी अगर क्वेश्चनिंग और लूप होल्स फाइंड आउट किए जाएँगे, तो वो मे बी नेक्स्ट डिस्कशन में हो सकते हैं। ये कभी भी डिस्कशन जो है वो क्लोज़ नहीं होगी। लास्ट में हमारे पास आ जाती है ह्यूमिलिटी एंड इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी, जिसमें वो कहता है कि सोक्रेटिक मेथड जो है वो ह्यूमिलिटी को प्रमोट करता है और हमेशा अलाउ करता है कि इंडिविजुअल्स लर्न कर सकें और ऑनगोइंग प्रोसेस चलता रहेगा जिसमें हमने मज़ीद नॉलेज को एक्वायर करते रहना है। यहाँ तक आपके सोक्रेटिस के हवाले से कोई क्वेश्चन्स हैं तो वो आप पूछें। अगर आप लोग अनम्यूट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसमें आप एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, कोई भी एक स्पेसिफिक डेफिनिशन ले लें और उसपे एग्ज़ाम्पल आप खुद भी कोट कर सकते हैं। आप यहाँ पर फिलॉसफी इज़ ऑलवेज़ ओपन टू क्वेश्चन्स एंड आंसर्स, तो फिलॉसफी इज़ ओपन टू एग्ज़ाम्पल्स टू। आप अपने पास से भी एग्ज़ाम्पल क्रिएट कर सकते हैं। इट्स नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम। इस टॉपिक में सिंपल वो सोक्रेटिक मेथड पूछेंगे और यहाँ पर वो कह सकते हैं कि सोक्रेटिक मेथड और उसकी सेलिएंट फीचर्स या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जाएँ, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स आप बताएँगे और एग्ज़ाम्पल देंगे। फिलॉसफी में मोस्टली क्वेश्चन जो हैं वो सिंपल ही आते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आते। या ये कह सकते हैं वो यहाँ से ये सवाल पूछ सकते हैं कि हाउ सोक्रेटिक मेथड इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ, एरिस्टोटल साइलोजिस्टिक मेथड। वो यहाँ पर ये पूछ सकते हैं कि हाउ
Socratic method is different from Bacon's 5 experimentals method. तो डिफरेंस पूछ सकते हैं कि वो इंडक्टिव मेथड या डिडक्टिव मेथड से डिफरेंट क्या होगा? अच्छा एग्ज़ाम्पल आपने कोई कंट्रोवर्शियल नहीं ना देनी, कंट्रोवर्शियल अगर एग्ज़ाम्पल देंगे तो फिर तो एग्ज़ामिनर जो है वो एंटी हो सकता है। तो आप सिंपल एग्ज़ाम्पल्स दें, जैसे मैंने आपको पढ़ाते हुए कोई भी कंट्रोवर्शियल एग्ज़ाम्पल नहीं दी, इसी तरीके से आप भी सिंपल एग्ज़ाम्पल दें।